औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lecture and Literature. Dear students, the topic name is the level of organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. अज़ीज़ तलबा, ज़िंदगी के मकासद को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ लेवल पर, जो कि हम बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 level of organization, that is called subatomic and atomic level. All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atoms. What is meant by atom? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तफसील से बताया था, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि एटम का क्या मतलब है। ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, वो पार्टिकल जिसको हम फर्दर कट ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड एटम। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिकली आप समझें, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं एक एटम के ऊपर। मैंने आपको बताया एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसके आगे हम फर्दर इसके सब एटॉमिकल पार्टिकल्स का भी जिक्र करते हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लार्जली एग्जिस्ट पार्टिकल एटम, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इकट्ठे पाए जाते हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो ये अलहदा एग्जिस्ट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था व्हेन एटम आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म एलिमेंट्स। मतलब जब बहुत सारे एटम आपस में इकट्ठे होंगे तो ये क्या बनाते हैं, दे मेक एलिमेंट्स। Out of 92 kinds of elements that occur in nature, 16 are called bioelements. What is meant by bioelements? Those elements which are necessary for living organism. They take part in making the body mass of a living organism. अब इन बायोएलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट का हमने जिक्र किया, जो कुदरत के करिश्मों में पाए जाते हैं, मतलब दैट अकर इन नेचर में पाए जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, दे मेक द बॉडी मास ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्लाह ताला ने ये 16 जो एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, ये इंसानों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी करार दिए हैं। इनमें से 6 जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स, दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, calcium and phosphorus. They make 99% of the total body mass of living organism. मतलब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये इंसान की पूरे जिस्म में 99% को कवर करते हैं। They are very essential and necessary for human beings. बात करें अगर दूसरे 10 एलिमेंट्स की, अदर 10 एलिमेंट्स इंक्लूड पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरम, क्यूप्रम, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास। मतलब ये कलेक्टिवली बनाते हैं 1% हिस्सा टोटल बॉडी मास का। तो डियर स्टूडेंट्स, 99 + 1 = 100।
तो ये था आज का हमारा पहला सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से पहला लेवल है वो हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द नेम इज मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स, bioelements usually do not occur in isolated form. They combine with each other through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called molecule or biomolecule. अजीज़ तलबा, इसमें हमने ये समझना है कि जो जानदार हैं बायो एलिमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया दैट अक्कर इन नेचर 16 और कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ विद ईच अदर थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। अब जो स्टेबल पार्टिकल होगा इस बॉन्डिंग से उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे और बायो मॉलिक्यूल दूसरा नाम भी दे सकते हैं उसको। बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो हमारी ज़िंदगी के लिए इसेंशियल और नेसेसरी हों। डियर स्टूडेंट्स, एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म हज़ारों बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. अब जाहिर सी बात है इनके जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ अटैच होंगे। डियर स्टूडेंट्स, there are two types of molecule. One is micromolecule, second is macromolecule. पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोमॉलिक्यूल? आपने वर्ड से समझना है इसको। माइक्रो मीन स्मॉल, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड वाटर, मतलब इनका इतना ज़्यादा वज़न नहीं होता, ये माइक्रो मॉलिक्यूल में शुमार किए जाते हैं। द सेकेंड नेम इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इनका वज़न भी ज़्यादा होता है। बात करें अगर इसकी एग्जाम्पल की तो सबसे पहले स्टार्च की बात कर लेते हैं, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, लिपिड्स की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नशास्ता वगैरह प्रोटीन हम जो हासिल करते हैं मिल्क से, मीट से एट्सट्रा, और जो लिपिड्स हासिल करते हैं ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। आपके सामने डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बना देंगे? ऑर्गेनेलीज। ये जो ऑर्गेनेली हैं इसके हम डिफाइन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर दे मेक यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल्स। मीन सेल्स आर फॉर्म्ड। बायोमॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। हमने पढ़ा इसकी दो टाइप्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। अब जब ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज। जब ऑर्गेनेलीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी दे फॉर्म सेल्स विच इज यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब ये हमारी ज़िंदगी का साख्ती लिहाज से और फंक्शनली लिहाज से बुनियादी इकाई है। अब जो ऑर्गेनेली है ये स्पेशलाइज्ड होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में दो ऑर्गेनेलीज का जिक्र किया गया है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी आगे फर्दर ऑर्गेनेलीज को। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब
ये सेलुलर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं और ये अपना परफॉर्म करती हैं फंक्शन को। सेकेंड ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन है? ये स्पेशलाइज्ड होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। इसी तरह एक और ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा नाम इसका है गोल्जी ऑपरेटस। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये ग्लूकोज को लिपिड के साथ जोड़ते हैं और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक हो गया? ये ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ जोड़ेंगे और ये बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अंडरस्टैंड? इनको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है विद इन द सेल, मतलब हर ऑर्गेनेली ने अपना काम डिवाइड किया होता है कि मतलब राइबोसोम का काम है प्रोटीन की तैयारी करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रिस्पिरेशन की तैयारी करना, उसका काम परफॉर्म करना, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ मिलाएंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे और ग्लूकोज को लिपिड्स के साथ जोड़ेंगे तो ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। अगर हम प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्रोटिस्ट जो के ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बात करें, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, मतलब इनमें एक सिंगल सेल होता है। इनकी जो जो ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका जो जिस्म है, बॉडी है, ये मुश्तमिल होता है कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। बात करें अगर फंजाई की, इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, all animals and all plants, the organism consist of up to trillions of cells। फंजाई में, तमाम जानदारों में, तमाम पौधों में, और जो ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब अरबों खरबों की तादाद में सेल मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है कि बायोमॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये ऑर्गेनेलीज बना देंगे। ऑर्गेनेलीज का मैंने आपको बताया कि जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं और जब ये आपस में असेंबल होती हैं, असेंबल टुगेदर यानी जुड़ती हैं, तो ये सेल्स बनाते हैं। सेल्स क्या हैं? यूनिट्स ऑफ लाइफ। अब हर ऑर्गेनेली अपना जो काम है, फंक्शन है, वो अलहदा परफॉर्म करती है। डिवीजन ऑफ लेबर का भी नाम दिया जाता है इनको। राइबोसोम अलहदा ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया अलहदा ऑर्गेनेली है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक अलहदा ऑर्गेनेली है। फिर हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के बारे में, फिर फंजाई के बारे में, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। इसको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। अजीज तलबा व तालबात, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। अब टिश्यू को आपने समझना है कि टिश्यू की डिफाइन क्या है। व्हेन डिफरेंट सेल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म सेल्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स जो कि अपना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। ये ग्रुप्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब हम टिश्यू की डिफाइन को समझेंगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि सिमिलर सेल्स जो कि ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं, ये परफॉर्म करेंगे अपना कॉमन फंक्शन जो इनके ज़ुम्मे है, उसको क्या कहेंगे? टिश्यू। अब टिश्यू की भी आगे बहुत सारी इकसाम हैं। उनमें एपिडर्मल टिश्यू आ गए, ग्राउंड टिश्यू आ गए, एनिमल टिश्यू आ गए, नर्वस टिश्यू आ गए, मस्कुलर टिश्यू आ गए। डियर स्टूडेंट्स, हर सेल में पाए जाने वाले टिश्यू अपना एक अलहदा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करती हैं अपना फंक्शन। उनमें राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस। अब अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो इसमें दो टिश्यू आ जाएंगे, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल अपर लेयर ऑफ सेल को कहते हैं। एक प्लांट का जो टिश्यू है उसकी ऊपर वाली सतह को एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। क्लियर? और ग्राउंड टिश्यू जो ज़मीन के साथ अटैच है। इसी तरह हम
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आ जाएगा नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू का क्या मतलब है? जो हमारे असाब हैं, हमारे पट्टे हैं, ठीक हो गया, इनको कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक हो गया। और मस्कुलर टिश्यू ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं टिश्यू। उम्मीद करता हूँ टिश्यू लेवल भी आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले हम ऑर्गन की बात करेंगे कि ऑर्गन किसको कहते हैं। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। मतलब हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हैं, उनको कहते हैं हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो हैं, इनका अपना एक अलग-अलग फंक्शन होता है जो कि ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं और ये एक यूनिट बनाते हैं जिसको ऑर्गन कहते हैं। अब डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर ऑर्गन के जो डिफरेंट टिश्यू हैं अपना एक अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल में अगर हम पढ़ें, स्टमक की बात करें, मैदे की बात करें, तो ये क्या है? एक ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जो स्टमक है इसके ज़िम्मे क्या है कि इसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है और जो हमने खुराक खाई है उसको स्टोर करना है और उसकी प्रॉपरली डाइजेशन करनी है। आपने बात याद रखनी है कि स्टमक के बेसिकली टू एंड्स होते हैं। पहला एंड प्रॉक्सिमल एंड होता है, दूसरा डिस्टल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड किसको कहते हैं? जहां से फूड इंटर होती है, और डिस्टल एंड जहां से फूड ने एक्सक्रीट होना होता है, खारिज होना होता है। अब इसी तरह टू काइंड ऑफ टिश्यू इन स्टमक पाए जाएंगे। मतलब स्टमक में दो तरह के मुख्तलिफ जो टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं। उनमें एपिथेलियल टिश्यू आ जाएंगे जिनका दूसरा नाम ग्लैंडुलर सेल भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ये सिक्रीशन का काम करते हैं। और जो दूसरा टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है इनको ग्लैंडुलर सेल भी कहा जाता है। इन्होंने सेक्रीशन का काम करना है। ये सिक्रीट क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को, जो कि परफॉर्म करता है डाइजेशन के अमल को। अब ये किस काम के ज़रिए होता है? मतलब इसको कौन कौन काम करवाता है? जो डाइजेशन का काम है ये परफॉर्म करेंगे मस्कुलर टिश्यू, जो के ऊपर हमने जिस तरह फूड को ग्राइंडिंग किया, ठीक है, उसको मिक्स किया, ठीक हो गया, वो प्रॉपरली मैदे में गई और मस्कुलर टिश्यू उसको फिर यानी एपिथेलियल टिश्यू के साथ मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस करवा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक भी एक ऑर्गन था। अब हम मज़ीद ऑर्गन को पढ़ते हैं। जिस तरह ऑरल कैविटी आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मतलब ये सारे जो ऑर्गन हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस में ही अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। Next level of organization in multicellular organism is the organ system level. Different organs performing related function are organized together in the form of an organ system. मतलब मुख्तलिफ जो ऑर्गन हैं ये आपस में अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइज टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और वो जो फंक्शन है वो अपीयर होगा ऑर्गन सिस्टम में। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम इंहज़ाम है, वो ऑर्गन सिस्टम है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी करता है। अब हमने ऊपर पढ़ा था ऑर्गन्स, जो हमारे फ्रेमवर्क, हमारे जो ढांचा है, हमारा जो जिस्म है, उसके अंदर पाए जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन। जैसा कि ऑरल कैविटी पढ़ा, स्टमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, ठीक हो गया, लीवर और पेंक्रियाज का जिक्र किया। ये सारे क्या करते हैं? ये इंक्लूड टेक पार्ट करते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कैरी करने के लिए, उसको उसका जो फंक्शन है डाइजेशन का उसको परफॉर्म करने के लिए। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए समझा दिया। अब जो ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ा,
ये लेस कम्प्लेक्स होता है प्लांट्स में। प्लांट्स के अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे, स्टेम्स आ जाएंगे और रूट्स आ जाएंगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आता। ठीक हो गया। एनिमल्स की बात करें तो उसमें ब्रेन, लीवर, हार्ट, किडनी, स्टमक एटसेट्रा ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी में आएंगे। मतलब जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये प्लांट्स में लेस कॉम्प्लेक्स होता है बनिस्बत किसके, एनिमल्स के। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में इतना ज़्यादा इसका फंक्शन और एक्टिविटीज़ के लिहाज से नहीं कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर होते बनिस्बत किसके, एनिमल्स के। उनमें ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन भी है और एक्टिविटीज़ भी हैं। क्लियर? Dear students, next level of biological organization that is called individual level. What is meant by individual? एक फर्द, एक आदमी को कहते हैं इंडिविजुअल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर होगा यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ठीक हो गया, ये क्या बना देंगे, एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। अब ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन है, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऑर्गन्स, और ये अपना अलग-अलग फंक्शन, स्पेसिफिक जो फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ मैन इज एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, not only his muscle are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat। आपने स्टूडेंट इसको इस तरह याद करना है कि जब एक आदमी हार्ड यानी मुशक्कत वाली एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, तो उसके सिर्फ मसल्स ही वर्किंग नहीं पोजीशन में होते, उसके जो मसल हैं सिर्फ वही वर्किंग पोजीशन में नहीं होते, बल्कि उसका जो हार्ट रेट है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो गया है। मतलब उसके जो दिल की धड़कन है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन और हार्ट बीट, ये भी तेज हो गया है मसल्स के साथ। जो एक्सेलेरेटेड रेट ऑफ रिस्पिरेशन है और जो हार्ट बीट है सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। मतलब उसके जो दिल की धड़कन थी और जो हार्ट बीट लेवल था वो मोर ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करेंगे मसल्स को। क्यों? क्योंकि विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस, उन्होंने अपना जो वर्क है वो कंटिन्यूस तरीके से परफॉर्म कर सके एक इंडिविजुअल, एक आदमी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट इंडिविजुअल लेवल की डिफाइन याद करनी है और उसकी एग्जाम्पल याद करनी है। एक फर्द को कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, द नेम इज पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन का लफ्जी मानी आपको पहले ही पता है, आबादी को कहते हैं। इसकी डिफाइन हम समझते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप सेम स्पीशीज का जो कि एक ही जगह पर पाया जाएगा, लोकेट होगा इन द सेम टाइम, एक ही वक्त पर, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल। डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज का यहां पे जिक्र हुआ, आप स्पीशीज को भी समझ लें कि क्या होता है। इसकी डिफाइन ऐसे है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो कि इस काबिल हो कि वो इंटरब्रीड कर सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी अपनी औलाद को। पॉपुलेशन लेवल की एग्जांपल है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, मतलब 2010 में जो आबादी थी 173.5 मिलियन, 173.5 मिलियन आबादी थी पाकिस्तान की। मतलब अंदाजन 17 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की। अब 2021 की बात करें तो अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली 23 या 24 करोड़ पॉपुलेशन है। मतलब आबादी को कहते हैं पॉपुलेशन। अजीज तलबा व तालिबात, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द नेम इज कम्युनिटी लेवल। What is meant by community? Community is an assemblage of different populations interacting with one another within the same environment.
मतलब कम्युनिटी क्या है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में जुड़ती हैं, मतलब दो तीन कस्बे जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक हो गया, वो असेंबलेज होंगे, आपस में जुड़ेंगे और इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, उनके जो आपस में ताल्लुकात होंगे, यानी इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल में रहते हुए जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी लेवल। क्लियर? कम्युनिटी क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं, यानी जानदारों की कलेक्शन होती है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। मतलब एक तरफ से आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से कम हो रही है, ठीक हो गया। सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, मसलन अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी। मतलब अगर हम जंगल की बात करें और एक तालाब की बात करें तो उसमें कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, ठीक हो गया। इसी तरह पॉन्ड में अगर हम अदर कम्युनिटीज की बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो जस्ट सिंपल हैं, सादा हैं, अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, मतलब एक दरख्त जो गिर गया है उसके नीचे, आपने सुना होगा कि जब एक दरख्त गिरता है या जो एक दरख्त होता है, जो उसके नीचे जो सेंक लगी होती है, वो उसकी पॉपुलेशन है। वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसकी पॉपुलेशन है जो कि प्रेजेंट अंडर बीनीथ द ट्री। अब सिंपल कम्युनिटी में होता क्या है कि नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, जो आबादी के लिहाज से यानी तादाद के लिहाज से और साइज के लिहाज से जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड फॉर्म में होंगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होंगी। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक का जस्ट कंसेप्ट सुन लें, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगर मज़ीद डिटेल आई तो इनको पढ़ लेंगे। बायोटिक की अगर बात करें तो ऑल जो लिविंग कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम में, इनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। मतलब माहौल में जो तमाम लिविंग कंपोनेंट हैं इनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इनमें इनके दो मेन पार्ट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर, ठीक हो गया, और हेटरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं और हेटरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जस्ट बेसिक कंसेप्ट सुन लें, बाकी डिटेल में ना जाएं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकें, उनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और जो हेटरोट्रॉफ्स हैं यानी कंज्यूमर हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, यानी दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, होते ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, दैट यूटिलाइज द डिकम्पोज द कम्प्लेक्स मटीरियल सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर। यानी आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझें कि ये होते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे, और दूसरा नाम है प्रोड्यूसर का ऑटोट्रॉफ्स, उन पर, ठीक हो गया, खुराक के लिहाज से उन पर डिपेंड करेंगे। ये है बायोटिक कंपोनेंट, मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा एबायोटिक कंपोनेंट, उसमें आप इंक्लूड हो जाएगा, उसमें इंक्लूड है वो, पहले तो आप ये बात आपने याद रखनी है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका दूसरा नाम नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक हो गया। बायोटिक को लिविंग थिंग कहते हैं, इनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसमें सॉइल, वाटर, टेम्परेचर और सोलर एनर्जी आ जाएगी, ठीक हो गया। अब सोलर एनर्जी जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, ये तो बात आपको पता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको कम्युनिटी लेवल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। Dear students, last and most important biological level of organization that is called biosphere level. The part of earth inhabited by organism communities is called biosphere level. मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर जानदार मौजूद हों, जो कि जानदारों की, जानवरों की कम्युनिटीज़ पर मुश्तमिल हो, कम्युनिटी से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। ये कंप्राइज होता है, मुश्तमिल होता है इकोसिस्टम पर। अब इकोसिस्टम क्या है? वो एरिया जो लिविंग एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एक ही माहौल में रहते हुए लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटैक्ट कर सकें। इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ज़मीन पर दूसरा नाम इसका बायोस्फीयर लेवल का जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसको। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक
मतलब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल जब आपस में जुड़ेंगे, मुख्तलिफ एटम जब आपस में जुड़ते हैं ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिज। ये ऑर्गेनेलिज जब आपस में जुड़ेंगे तो ये सेल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की। जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के सिस्टम, ऑर्गन जो हैं ये जब ऑर्गेनाइज होते हैं आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ेंगे तो एक इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल के जुड़ने से पॉपुलेशन बनते हैं, पॉपुलेशन जब असेंबल होगी तो कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार होगी। जब कम्युनिटी इनहिबिटेड ऑर्गेनिज्म के साथ पार्ट ऑफ अर्थ पर मौजूद होंगी तो उसे नाम दिया जाएगा बायोस्फीयर का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अपने उस्ताद को इजाज़त दें। मोहम्मद कासिम शकील। अल्लाह निगहबान।